नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है बीपीएससी असिस्टेंट की। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 दिन का टाइम है। आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन करिए। जितना भी अभी तक आप लोग जीके पढ़े होंगे उसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। 2022 का ऑल टू ऑल करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए और उसके अलावा जनवरी फरवरी 2023 का भी देख लीजिएगा। ओके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैथ रीजनिंग पे आप लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। इसका एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। ओके, यदि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आएगा तो इसका कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा, इसलिए आप लोग इसमें अच्छा खासा स्कोर लाने का प्रयास कीजिएगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको 50 जीके के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाएंगे और इसमें अच्छा क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग लास्ट तक बनाएं और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ। ओके, और ये 25-25 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में है। टोटल आपका 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और आपका टोटल स्कोर कितना आया। 50 में आप कितना सही कर पाए। आप यदि 50 में 40 सही कर देते हैं, इसका मतलब है कि आपका तैयारी जीके जीएस में ज़बरदस्त है। ओके, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यानी कि संविधान के अनुसूची से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। जिन दोस्तों को हिंदी समझ में नहीं आती होगी आप लोग इंग्लिश वर्जन पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ ग्रहण। क्या ये सही है या नहीं, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आप लोग ऑप्शन छांटेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। क्या ये सही है या नहीं, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। उसके बाद अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। क्या ये सही है या नहीं, आप लोग कंफर्म करेंगे। दोस्तों अंतिम ऑप्शन क्या है, अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। क्या ये सही है या नहीं। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आप लोग एक बार फिर से अच्छे से देख लें। अनुसूची 3 शपथ ग्रहण सही है या नहीं, जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति हैं उनका शपथ ग्रहण है। अनुसूची 6 में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। क्या ये सही है या नहीं। सी ऑप्शन क्या है, अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। क्या ये सही है या नहीं, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। और अंतिम है अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुसूची 6 में क्या है दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में कहा गया है, ना कि नागालैंड का। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये चारों राज्य आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है अनुसूची 6 में। ओके, चारों ऑप्शन में जो जो अनुसूची है यदि आपको पहले से नहीं पता होगा तो आप लोग याद कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा। आपका ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुव रेखा पर, मकर रेखा पर। आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि कहां पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा और वस्तु का भार सबसे ज़्यादा ध्रुव पर ही होगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन है अंगूर, इमली, पालक, कच्चा आम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इनमें से किस में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पालक। पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अंगूर में, इमली में, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपका ऑप्शन है 1990, 1992, 1994, 1995। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब कौन जीती। तो आपका ऑप्शन है ओनस जबियोर, इगा स्वेतक,
एस्ले बार्टी इमा रदुकानु। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीती। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ईगा स्वेतक जीती और ओनस जबियोर इसमें हार गई थी, यानी कि उपविजेता रही। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, विजेता पूछा जाए तो ईगा स्वेतक और उपविजेता पूछा जाए तो ओनस जबियोर। और ये ईगा स्वेतक कहाँ की खिलाड़ी है, तो यह पोलैंड की खिलाड़ी है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 20 मार्च, 21 फरवरी, 21 जून, 21 मार्च। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और इसी दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू की गई। तो आपका ऑप्शन है 1997, 1999, 2005, 2003। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू की गई, यानी कि किस वर्ष से प्रभावी हुआ। आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005 को लागू की गई। आपसे कहीं ये पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए, तो 1997। और लागू कब किया गया, तो 2005। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है बोनालू, छप्पर मेला, बाली तृतीया, हॉर्नबिल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इनमें से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाली तृतीया जो है वो ओडिशा में मनाया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बोनालू कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। छप्पर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो ये पंजाब के लुधियाना में खासकर मनाया जाता है। और हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपका ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, मिलर, अरस्तु। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। आपका ऑप्शन है मिसिसिपी, अमेजन, कोलोरेडो, नील। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि ये ग्रैंड कैनियन जो है वो किस नदी में है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलोरेडो नदी में ये ग्रैंड कैनियन है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। आपका ऑप्शन है राइन, डेनबू, वोल्गा, अमेजन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्गा। ओके, वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, वन लाइफ इज नॉट एनफ किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपका ऑप्शन है मनमोहन सिंह, सौरभ गांगुली, नटवर सिंह, संजय वारू। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि वन लाइफ इज नॉट एनफ किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नटवर सिंह। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और यहीं पे रहता कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो ये हो जाता सौरभ गांगुली का पुस्तक। ओके, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली का पुस्तक है और वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह का प्रसिद्ध पुस्तक है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, झेलम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो आपका ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय,
कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी सेशन कोर्ट और अंतिम है भारत का कोई भी विधि न्यायालय। यानी कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा जहां पर भारत के अटॉर्नी जनरल को सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का कोई भी विधि न्यायालय में भारत के अटॉर्नी जनरल को सुनवाई का अधिकार होता है। भारत सरकार का पक्ष जहां भी रखना हो किसी भी न्यायालय में, वहां पर अटॉर्नी जनरल अपनी बात जाके रख सकते हैं। ओके, भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आपका ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2016 में। ये एलपीजी सिलेंडर से संबंधित योजना है जो कि 2016 में शुरू की गई थी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्या है दोस्तों? नीति आयोग की गठन कब की गई? आपका ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और ये योजना आयोग के स्थान पर आया है ना? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों? कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो आपका ऑप्शन है तामा और जस्ता, टीन और जस्ता, तामा और टीन, अंतिम ऑप्शन है लोहा और जस्ता। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तामा तथा टीन का मिश्र धातु कांसा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों? रॉलेट एक्ट 1919 जब लागू किया गया उस समय वायसराय कौन था? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और अंतिम ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से किन्हें नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि नए 200 रुपया के पीछे भाग में किसकी आकृति अंकित है? यानी कि नया जो नोट है 200 का, इसके पीछे किसकी आकृति है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों रानी की वाव, कोणार्क सूर्य मंदिर, सांची स्तूप और अंतिम ऑप्शन है हम्पी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि 200 रुपीज़ नोट के पीछे किसकी आकृति है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सांची का स्तूप 200 के पीछे है। और ये सांची स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये रानी की वाव कितने रुपये नोट पर है? तो ये 100 रुपीज़ नोट के पीछे है। और ये रानी की वाव कहाँ है? तो ये गुजरात में है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर कितने रुपया नोट के पीछे है? तो ये 10 रुपया नोट के पीछे है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है नया रुपया। ओके, और सांची का स्तूप तो हो ही गया रुपीज़ 200 के पीछे। और हम्पी कितने रुपया नोटों के पीछे है? तो ये 50 रुपया नोटों के पीछे है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और 500 रुपया पर क्या है दोस्तों? लाल किला है। और 2000 पे क्या है? तो 2000 पे मंगलयान है ना। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों? वांडीवास की लड़ाई में किसकी पराजय हुई थी? तो आपका ऑप्शन है अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की, पुर्तगालियों की, अंतिम ऑप्शन है टीपू सुल्तान की। तो दोस्तों वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी, यानी कि किसकी हार हुई थी? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा
ऑप्शन बी फ्रांसीसियों की इसमें हार हुई थी और इसी वांडीवास युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत में पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1760 में हुआ था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछा जाए कि ये वांडीवास वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या है? कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन रहा? तो आपका ऑप्शन है फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी, क्रोएशिया। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022, इसका उपविजेता कौन रहा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस इसमें उपविजेता रहा था। और फीफा वर्ल्ड कप जीता कौन? तो अर्जेंटीना जीता था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा है ना। तो आप लोग सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। 23 नंबर क्या है दोस्तों? गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंतिम ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये गुरु घासीदास पहले राष्ट्रीय उद्यान था। इसको 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है ना। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे अच्छा से। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है दोस्तों? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछा जाए आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो शाहजहां करवाया था। तो आप लोग दोनों बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोनों क्वेश्चन आता है, दिल्ली के लाल किला वाला मोती मस्जिद भी और आगरा का मोती मस्जिद भी। तो आप लोग दोनों का अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों 25 नंबर क्या है? मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, अंतिम ऑप्शन है अनिरुद्ध। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी, राकेश अस्थाना, जी सुरेश कुमार, अंतिम ऑप्शन है जी अशोक कुमार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि भारत का पहला मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक बने हैं और ये रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो आपका ऑप्शन है 3 में, 7 में, 9 में, 13 में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, ये अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और आपसे कहीं ये पूछा जाए कलिंग कहाँ है, वर्तमान के किस राज्य में है, तो ये ओडिशा में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन है सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, अंतिम ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ 1526 में और इसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो आपका ऑप्शन है साइमन कमीशन, एटलांटिक चार्टर रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, अंतिम ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और ये रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया गया था। और इस एक्ट को जो बनाने वाले थे, जो इसके अध्यक्ष थे, वो सर सिडनी रॉलेट थे। ओके, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि किसी मुद्दा को समाधान करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, एक आयोग बनाया जाता है, उसका एक अध्यक्ष बनता है और उसी अध्यक्ष के नाम पे उस कमीशन का नाम रख दिया जाता है। तो ये भी उसी तरह था। रॉलेट एक्ट में वो रॉलेट जो है एक आदमी का नाम था, पूरा नाम क्या था? सर सिडनी रॉलेट। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कहीं आपसे ये पूछ दे कि जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ यानी कि 1919 में, तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंधी भाषा को 1967 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको हम डिटेल्स में सब कुछ बता देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कर लें, उसके बाद आपको डिटेल्स में समझा देते हैं। इसका ऑप्शन देख लें, 20वीं संशोधन, 21वीं संशोधन, 22वीं संशोधन, 23वीं संशोधन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21वीं संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको ये बता रहे हैं, आपसे कहीं ये पूछे कि मूल संविधान में जब संविधान बना था 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा था? तो टोटल 14 भाषा था। ओके, उसके बाद 1967 में 21वीं संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में टोटल 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1992 में हुआ। इसके माध्यम से कुल कितने भाषा को जोड़ा गया? तो 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन भाषा को जोड़ा गया? तो नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में टोटल 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन भाषा? संथाली, उसके बाद डोगरी, उसके बाद मैथिली, उसके बाद बोडो। ओके, तो इस 4 भाषा को जोड़ा गया। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 1967 में 1 भाषा को जोड़ा गया, 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, यानी कि टोटल 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। यानी कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषा था और 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। तो टोटल जो भाषा हो गया कितना? 22 भाषा। तो 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में 22 भाषा है। आप लोग अच्छा से इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। ओके, और आपको इसी तरह धीरे धीरे करके डिटेल्स में बताते रहेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, MP, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है जेम्बेंजी नदी, नील नदी, अमेजन नदी, राइन नदी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपसे कहीं ये पूछ दे कि ये जो है करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में स्थित है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हरारे है। और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लुसाका। ओके, तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दोस्तों 8 नंबर क्या है, अलीनगर की संधि अंग्रेज और किसके मध्य हुई थी? तो आपका ऑप्शन है
सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि अलीनगर की संधि अंग्रेज और किसके मध्य हुई थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। 1757 में अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये अलीनगर की संधि वाला स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप अच्छे से पढ़ लें इसके बारे में, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। हम भी चाहते हैं कि आपको डिटेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, आगे कोशिश करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पे आएँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का और हेल्प करने का प्रयास करें। देखिए आगे क्या क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होना प्रस्तावित है। तो आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत, यानी कि इंडिया में इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है ना। तो आप लोग अच्छे से इंतजार करें, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस बार ट्रॉफी जीते, है ना। देखिए आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है। आपका ऑप्शन है हॉकी, घुड़सवारी, पोलो, खो खो। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोलो। चौगान का आधुनिक नाम पोलो है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ओके। और आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत में किसका मौत चौगान खेलते के टाइम हो गया था। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका मृत्यु चौगान खेलते वक्त हो गया था, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों 12 नंबर क्या है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होना प्रस्तावित है। तो आपका ऑप्शन है चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इस बार ब्रिक्स समिट कहाँ होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में होगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, पिछला बार कहाँ हुआ था तो चाइना में हुआ था और इस बार कहाँ हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसके अगले बार कहाँ होगा तो ब्राज़ील में होगा। तो आप लोग इस तरह से ध्यान में रखिएगा, इसका जो बैठक होता है वो इस अल्फ़ाबेट के अनुसार ही होता है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी अल्फ़ाबेट के अनुसार इसका बैठक जो भी इसका मेंबर है उस देश में होता है, ओके। तो 2022 में चाइना में हुआ था, इस बार साउथ अफ्रीका में होगा। 24 वाला कहाँ होगा ब्राज़ील में होगा, 25 वाला कहाँ होगा रसिया में होगा, 26 वाला इंडिया में होगा। तो इस तरह से होता है, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है दोस्तों, सोना का लैटिन नाम क्या है। आपका ऑप्शन है प्लेटिनम, ओसियम, कोरम, ऑरम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि गोल्ड का लैटिन नाम क्या है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑरम। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे। आपका ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, लियोनार्डो दा विंची, इजाज अहमद, फारूक शेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए उस्ताद मंसूर। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, प्रसिद्ध चित्र जो बाज था इसका चित्रकार उस्ताद मंसूर थे, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा इसे कब अपनाया गया। आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 23 जुलाई 1947। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया, ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी। आपका ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर द्वितीय, शाहजहां, बाबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था और लंदन अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय को अपना राजदूत बनाकर लंदन किसने भेजा था, तो अकबर द्वितीय ही भेजा था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें और इसमें आप वर्ल्ड जोड़ लें, ठीक है ना, ये छूट गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ओके हाँ, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। आपका ऑप्शन है 15, 6, 7, 22। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 मेंबर होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति दोनों एक ही होता है। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। आपका ऑप्शन है मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये परिसीमन आयोग होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि जो आप लोग देखते होंगे लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, कि इस क्षेत्र में इतना लोकसभा का सीट है, इस क्षेत्र में इतना विधानसभा का सीट है, तो ये निर्धारण करता कौन है कि किस क्षेत्र में कितना लोकसभा का सीट होना चाहिए, किस क्षेत्र में कितना विधानसभा का सीट होना चाहिए, ये सब निर्धारण ये परिसीमन आयोग ही करता है। बहुत सारे दोस्तों को लगता होगा कि ये चुनाव आयोग करता है, लेकिन नहीं, ये परिसीमन आयोग करता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है। और जब किसी स्टेट में ये सीट निर्धारण करना हो तो इस आयोग को बनाया जाता है। इसका एक अध्यक्ष बनते हैं जो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। इसके जो पदेन सदस्य होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और जिस स्टेट में ये परिसीमन करने के लिए जाते हैं उस स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। आपका ऑप्शन है बृहदर्थ, राहुल, देवभूति, अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बृहदर्थ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग ये बात को भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, स्काउट की स्थापना किसने की। आपका ऑप्शन है बाबा आमटे, गैरीबाल्डी, वेडन पावेल, हेनरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, स्काउट की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेडन पावेल ने स्काउट की स्थापना की। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू भारत के डैश राष्ट्रपति हैं, यानी कि कितने राष्ट्रपति हैं। तो आपका ऑप्शन है 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के कितने राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15वें राष्ट्रपति हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं ये पूछ दे कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के निवासी हैं, तो ये वर्तमान के उड़ीसा राज्य के निवासी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो किसने कहा। आपका ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अंतिम ऑप्शन है विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके,
चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। 24 नंबर क्या है दोस्तों, इनमें से किसे ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है हीमोफीलिया, फाइलेरिया, ल्यूकेमिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए दोस्तों देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों 25 नंबर क्या कह रहा है, लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है। आपका ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों लेब्राडोर जलधारा आर्कटिक महासागर में है और ये एक ठंडा जलधारा है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ और ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आपको समझाने का भी प्रयास किए वो भी आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।